नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। स्टॉक्स की बात करेंगे, बाजार की बात करेंगे, लेकिन WPI के आंकड़े आ गए हैं। 3.74 के आसपास आया, 4% रहने का अनुमान था, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो अनुमान से थोड़े कम आए। हालांकि मामूली बढ़त देखने को मिली, लेकिन 4% रहने का अनुमान था और 3.55 था लास्ट महीने, पिछले महीने में। वहाँ से थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अनुमान से कम देखने को मिला। और हमने देखा था कि CPI के जो भी आंकड़े आए थे वो भी थोड़े घट के आए थे, उस लेवल पर पॉजिटिव देखने को मिला था। अब देखना पड़ेगा कि अलग अलग सेगमेंट वाइज कैसा देखने को मिला है। खासतौर पर इस बात की संभावना है कि खाद्य महंगाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा था CPI के भी जो आंकड़े बेहतर आए थे, थोड़ी गिरावट आई थी। उसमें खाद्य महंगाई का जो खाद्य पदार्थ थी, खाने पीने की चीज़ें, सब्जी फल, उसकी कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसका फ़ायदा होता हुआ दिखा था। अब यहाँ देखना होगा कि कौन से प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसका असर देखने को मिला है। लेकिन WPI जो है हमने देखा वहाँ एक बढ़त देखने को मिली है। अगर महीने दर महीने देखेंगे तो पिछले महीने में 3.55% था, इस महीने बढ़ के 3.74% होता हुआ दिखा है। हालांकि जो अनुमान था उससे कम है और हो सकता है कि बाजार इस चीज़ को ही कहीं कम से कम पसंद करता हुआ दिखे। निफ्टी में देखिए हल्की सी बढ़त देखने को तो नहीं दिख रही है, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी है। केवल निफ्टी में 3 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा कुछ एक और भी खबरें हैं जिस पे हम इस पर कुछ और भी खबर इस पर बात, खासतौर पर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कई सारी बड़ी खबरें आ रही है। बात करते हैं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर की। और खबर ये आ रही है कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने जो है स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अर्जी दी है। 1 अक्टूबर से शुरू होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी, और इसी पे बात करने के लिए थोड़ी देर में असीम हमारे साथ जुड़ेंगे कि क्या डिटेल आता हुआ दिखा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर पहले भी थी, सरकार की तरफ से कयावत जारी थी, और अभी जो है हिस्सा लेने के जो है आज जो है स्पेक्ट्रम नीलामी में जो हिस्सा लेने का कि आवेदन की आखिरी तारीख है। तो कहीं ना कहीं तमाम कंपनियां, चाहे जो दिग्गज कंपनियां, और एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार पिछले कई दिनों से बज़ करता भी रहा, जब से रिलायंस जियो इस सेक्टर में उतरने की तैयारी का ऐलान किया है। असीम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, असीम क्या अपडेट है? देखिए, आज स्पेक्ट्रम नीलामी में पार्टिसिपेट करने के लिए आवेदन देने का आज आखिरी दिन है, और आज जब जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही कि एयरटेल वोडाफोन और आइडिया सेलुलर जो है अपनी स्पेक्ट्रम लेने के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है वो डाल चुके हैं। और जो हमें सूत्रों के बारे में जानकारी ये भी मिल रही है कि रिलायंस जियो और अलायंस कम्युनिकेशन जो है दोपहर के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में जमा करा सकता है। खासतौर पर सबसे बड़े स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है ये होने वाली है। सरकार करीब 2300 मेगाहर्ट्ज के आसपास स्पेक्ट्रम जो है नीलाम कर रही है। तो जो स्पेक्ट्रम ब्लॉक पे रखा गया है उसकी कीमत 5,60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अगर टेलीकॉम कंपनी एक एग्रेसिव तौर पर इसके ऊपर पार्टिसिपेट करते हैं तो सरकार को उम्मीद है कि उनको 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आय जो है उनको हो सकती है। तो कहने के ये स्पेक्ट्रम नीलामी जो सबसे नीलामी शुरू हो, उसमें आवेदन देने का आज आखिरी तारीख है, और कहीं ना कहीं तमाम कंपनियां, चाहे आइडिया हो, एयरटेल हो या वोडाफोन हो, उसने जो है इस मामले में नीलामी में हिस्सा लेने की अर्जी दी है। आशीष अंदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। आशीष, टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा जो लगातार बज़ करता रहा बीते कुछ दिनों में, जब से रिलायंस जियो ने की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू लॉन्च हुआ। इनफैक्ट उसके बाद हमने देखा पूरे टेलीकॉम स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। टेलीकॉम शेयरों पर क्या रहेगी? कोई ऐसा शेयर आपको लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? मेरे ख्याल से यहाँ पे खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए। जो पूरा सेक्टर एक बहुत कॉम्पिटिटिव फेज से गुजर रहा है। आप देखिए पिछले 3-4 सालों से इन कंपनीज़ को कोई ना कोई चैलेंज आ रहा है, चाहे आप स्पेक्ट्रम की कॉस्ट की बात करें या हाई डेट की बात करें, या अभी जो रिलायंस जियो ने बहुत एग्रेसिव प्लान लॉन्च किया है। इसमें देखने के लिए 2-3 बातें ये रहेंगी कि रिलायंस भी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा अनटिल अनलेस वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक जनरेट करे, क्योंकि ब्रेक इवन करने में भी उसको बहुत टाइम लगेगा। 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कुछ उनका टेलीकॉम इंडस्ट्री में जा चुका है। तो ये एक विन विन सिचुएशन सिर्फ कस्टमर के लिए रहेगी, बट मुझे नहीं लगता है कि कोई खास पॉजिटिव टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए रहेगा। तो यहाँ से अवॉइड करने की ही सलाह है, क्योंकि अभी नया स्पेक्ट्रम अगर रिलीज़ होता है तो फिर से डेट बढ़ेगा इन कंपनीज़ के लिए, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो एक स्टेबल बेसिस पे आ रहा है, कोई ज़्यादा हमने इसमें इंक्रीज़ नहीं देखी है। साथ में हम ये देखें कॉल ड्रॉप का जो अभी इशू चल रहा था, जो TRAI ने कॉल ड्रॉप को डिक्रीज़ करने की बात करी, तो शायद कुछ केपेक्स भी वहाँ पे ऐड करना पड़े। तो नेट हम देखें तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव ट्रिगर तो किसी टेलीकॉम कंपनी के लिए नहीं दिखता है यहाँ पे।
तो सीधे तौर पे आशीष मानते हैं कि टेलीकॉम शेयर से भी दूरी रही, हर गिराव तेजी पे आप एक बार के लिए मुनाफा वसूली कीजिए, थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आज कुछ एक छोटे सेक्टर्स देखिए जहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, और छोटे छोटे सेक्टर्स में आशीष अच्छी खरीदारी है। टायर शेयर देखिए, लगातार बीते हफ्ते भी हमने देखा था बहुत अच्छी रैली, आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अपोलो टायर, MRA, बाल्किस इंडस्ट्रीज, सीएट जैसे स्टॉक्स है जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। जेके टायर पूरी तेजी को लीड कर रहा है। क्या राय होगी टायर स्टॉक्स में, कोई ऐसा शेयर जिसमें आपको लगता है कि ट्रेडिंग के लिए खरीदारी करनी चाहिए और एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है? नहीं, डेफिनेटली हम एज अ हाउस भी काफ़ी बुलिश हैं टायर स्टॉक पे, और सीएट पे हमारा रिकमेंडेशन भी था 960 रुपये के आसपास। मुझे लगता है कि टायर स्टॉक में ये एक लेगार्ड सेक्टर रहा है। पूरी रैली, जब पूरे मार्केट की रैली फिनिश हुई तब ये इस पर्टिकुलर सेक्टर में रैली आनी स्टार्ट हुई है। नेवरदलेस मुझे लगता है अभी सीएट में थोड़ा और अपसाइड बचा हुआ है। काफ़ी अच्छी कंपनी है, लीडर कंपनी है पूरे सेक्टर में, जो फंडामेंटल्स में भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा है पिछले कुछ समय में। तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू बाइंग भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में आ सकती है। ट्रेडर्स अगर मीडियम टर्म बेसिस पे इस स्टॉक को देखना चाहें तो कुछ 1100 तक के टारगेट्स सीएट में बनते हैं। जेके टायर भी टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये पर्टिकुलर स्टॉक, बट अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ गया और काफ़ी कैचअप किया है। काफ़ी तेज़ रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने देखी है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद टाइम वाइज कंसोलिडेशन ये पर्टिकुलर स्टॉक आगे जाने वाले समय में देखे। प्राइस वाइज शायद हम इसमें करेक्शन ना देखें। तो सीएट में मुझे लगता है अभी अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है, 1100 तक के लेवल्स देख सकते हैं ऑन अ मीडियम टर्म पोजिशनल बेसिस। तो उनको लगता है सीएट में लगता है कि और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, किरण मानते हुए। और जो है सीएट अभी देखिए दिन के उपज के आसपास का वार कर रहा है। टायर स्टॉक्स में लगातार हमने एक अच्छी मजबूती देखी है। इसके अलावा देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी, एजुकेशन जैसे स्टॉक्स है जहां तेज़ी देखने को मिले। इन तमाम छोटे छोटे सेक्टर पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। आज तमाम खासतौर पे देखिए केमिकल शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, इसलिए आज के लिए बतौर मिड डे जैकपॉट शेयर जो है केमिकल शेयर ही चुना गया है। कीरी इंडस्ट्रीज़ होगा जिसमें लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। कई सारी वजहें हैं जिसके आधार पर इस शेयर को चुना गया है। 2-3 इसकी खास वजह देखिए। एक तो सबसे बात है कि पिछले दिनों शेयर में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 100 डेमा से तकनीकी तौर पर शेयर ने एक पुलबैक लिया और यही पुलबैक शेयर को मजबूती दे सकता है। मजबूती क्यों देगा? देखिए इस कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे बेहद शानदार देखने को मिले। कंपनी के साल दर साल देखेंगे तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है, और तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो कंपनी का मुनाफा जो है करीब 140 से लेकर 142% तक बढ़ता हुआ दिखा है। यानी कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिला है। बीते 4 सालों से कंपनी को लगातार घाटा हो रहा था, लेकिन 2016 में पहली बार कंपनी मुनाफे में आई है, और यही एक ट्रिगर है जो आने वाले दिनों के लिए आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव देता है। क्योंकि पिछले दिनों मैनेजमेंट की बातचीत ने जो टेक दिया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उन्होंने ये माना है कि आने वाले दिनों में कंपनी और बेहतर ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि वो विस्तार के बजाय अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रही है। अब जो पहली तिमाही में कंपनी के नतीजों में सुधार हुआ, उसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहला, कंपनी ने अपनी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें करीब तिमाही दर तिमाही देखेंगे 87 से लेकर 88% तक घटाई है। यानी कंपनी पे अब कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा घट गया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने खर्च को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। इस वजह से कंपनी के नतीजों में एक बेहतर सुधार देखने को मिला है। अब तकनीकी तौर पे देखिए शेयर में बीते कुछ दिनों में गिरावट आई है, लेकिन 3 दिनों से हल्की खरीदारी है। 40-45% के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, और 200 डेमा से शेयर ने एक मजबूत पुलबैक लिया है। उस पुलबैक में लगता है कि शेयर जो है 100 डेमा जो पुलबैक लिया उसमें उम्मीद है कि शेयर जो है 200 डेमा को छू सकता है और उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा। इस शेयर का जो टारगेट निकल के आता है वो 330-332 के आसपास का निकल के आता है। चूंकि लोअर लेवल से शेयर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल चुकी है, 296 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, केमिकल शेयर में तेजी है आज के ट्रेड में, तमाम केमिकल स्टॉक्स पे मैं चर्चा करूंगा। कीरी इंडस्ट्रीज पे क्या राय होगी? देखिए स्टॉक को अगर हम टेक्निकली देखें तो 260-270 जो इसका 100 EMA था उसके आसपास ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, वहाँ से बाउंस बैक किया है। वॉल्यूम भी काफ़ी सपोर्टिव रही है, और जिस तरीके से आपने बताया कि एक टर्न अराउंड कंपनी है, तो मेरे ख्याल से सारे फैक्टर्स इसकी तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है मीडियम टर्म में आप इसको आराम से 340 से 350 तक के लेवल तक जाते हुए देख सकते हैं, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी है। तो मुझे लगता है 340-350 तक के टारगेट के लिए ट्रेडर्स यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑन अ मोमेंटम बेसिस इसमें एंट्री कर सकते हैं, बट उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, शायद 1 वीक to 2 वीक तक वेट करना पड़ेगा जब ये मोमेंटम पूरा फुल फ्लेज में आएगा, और 340-350 तक के रेट्स आप देख सकते हैं।
तो सीधे तौर पर मानते हुए आशीष की शेयर में जो है 340-350 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अभी शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बाकी केमिकल स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में दीपक नाइट्रेट, आईजी पेट्रोकेमिकल, गुजरात फ्लोरो जैसे स्टॉक्स हैं, थिरुमाई केमिकल जैसे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। थिरुमाई केमिकल इनफैक्ट 16-17% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। केमिकल में इसके अलावा बहुत कीरी इंडस्ट्रीज के अलावा और कोई केमिकल शेयर जो आपको पसंद हो? दीपक नाइट्रेट एक ऐसा स्टॉक है जिसका काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा करेक्शन लिया है इसने 130-135 के लेवल पे जाने के बाद। मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन फेज में है और जब 125 के ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो शायद हम फिर से 132 से लेकर 140 तक के लेवल्स देख सकते हैं। एक और स्टॉक है आईजी पेट्रोकेम, वो भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया। ऑल्दो थोड़ा सा रनअप हो चुका है ऑलरेडी, करीब 10% के आसपास की इसमें तेज़ी आ चुकी है। तो कहीं अगर डिप्स मिलती है आईजी पेट्रो में तो डेफिनेटली एंटर करना चाहिए। दीपक नाइट्रेट में तो इन पर्टिकुलर लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अगर चाहें तो 118 के आसपास का रखें। टारगेट्स 132 से 135 तक के दीपक नाइट्रेट में दिखते हैं। तो दीपक नाइट्रेट में अभी मौजूदा स्तर पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आशीष को लगता है कि यहाँ से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि आईजी पेट्रो कहते हैं कि गिरावट आती है तो आप वहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। आईजी पेट्रो दिन के ऊपरी स्तर के आसपास करीब 11-11.5% की मजबूती के साथ खरीदारी देखने को मिला। पूरे केमिकल स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं बस कर रहे हैं। आज एक छोटे कुछ एक दो सेक्टर्स देखिए जहाँ पे खरीदारी है। जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों में देखिए आज के ट्रेड में आशीष गीतांजलि जेम्स के बेहतर नतीजे हैं। न केवल वहाँ तेजी देखने को मिली 20% का अपर सर्किट पर वो शेयर अभी लॉक्ड है, न केवल उसमें तेजी है बल्कि बाकी जो जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स थे वहाँ भी इस वजह से तेजी देखने को मिली। अब धीरे धीरे त्योहारी सीजन की तरफ हम बढ़ेंगे, उसका फायदा इन कंपनियों को होता हुआ दिखता है। रेंसा ज्वेलरी, पीसी ज्वेलर्स, लैप्सा जेम्स जैसे स्टॉक्स में तेजी है। गीतांजलि तो चूंकि अपर सर्किट पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आपको लगता है कि जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों में कोई एक ऐसा शेयर है जिस पर दाव लगाना चाहिए? पीसी ज्वेलर एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था पिछले कुछ समय में और एक बहुत अच्छी टेक्निकल लेवल पे, एक बहुत अच्छी टेक्निकल सेटअप के साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे भी अगर कोई ट्रेडर चाहे तो एक पॉजिटिव इसमें बेट ले सकता है। एक स्टॉप लॉस 478 के आसपास का रखें और मुझे लगता है इसमें टारगेट 495 तक के देख सकते हैं। गीतांजलि ऑल्दो अपर सर्किट पे है बट मुझे लगता है बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। आप अगर इसका चार्ट देखें तो मल्टी ईयर कंसोलिडेशन रेंज से ये पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। जब भी ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छी आई है आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो जब भी ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं ये ब्रेकआउट नॉर्मली 20-30% की रैली एटलीस्ट देके जाते हैं। तो अगर कहीं मौका मिले या डिप्स मिले आपको, जो मुझे लगता है कि शायद इसमें 1-2 दिन में थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी, तो डेफिनेटली बाय करके रखें। पोजिशनल बेसिस के हिसाब से भी और मिड टर्म बेसिस के हिसाब से भी ये पर्टिकुलर स्टॉक अब 80-85 तक के जोन्स तक जाते हुए दिखता है। तो पीसी ज्वेलर और गीतांजलि जेम ये दोनों स्टॉक मेरे रेडार पे रहेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सीधे तौर पे इंटरेस्टिंग बताते हुए गीतांजलि जेम्स अगर गिरता है तो आप खरीदारी करके चलिए। 85 तक का लेवल मान के चल रहे हैं, यानी कि यहाँ से करीब 30-35% तक की तेजी वो मान के चल रहे हैं कि देखने को मिल सकती है गीतांजलि जेम्स में। और पीसी ज्वेलर्स भी कहते हैं कि खरीदारी देखने को मिलेगी आशीष को, उसमें खरीदारी करने की सलाह दी है।